स्लेव डायनेस्टी हमने खत्म कर ली, खिलजी डायनेस्टी हमने खत्म कर ली, और आज हम तुगलक डायनेस्टी को भी खत्म कर लेंगे। तुगलक जितने भी सुल्तान आए वो भी खत्म। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 डायनेस्टीज, इन सबको हमने कवर कर लिया है। सारे सुल्तानों की बायोग्राफी देख ली है दोस्तों। खजाना है ज्ञान का, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर संजीवनी बूटी का गर्ल्स सही, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। 1414 से लेकर, लेकिन दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक का समय है, ठीक है। बंगाल को ये जीत नहीं पाए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक, इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक का समय है। उसके बाद साउथ पूरा इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर का बंटवारा हो गया, ठीक। पावर का बंटवारा यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के 2 बेटों में हो गया, और बंगाल तो इंडिपेंडेंट था ही। इधर गुजरात ने भी अपनी आजादी घोषित कर दी, और राजस्थान, तो ये पूरा एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। इसके बाद मुगलों ने अपनी जो सत्ता स्थापित की, वहां पे फिर कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन शुरू हुआ, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी 1388 में, हमने आपको बताया था। फिरोज शाह तुगलक की बायोग्राफी अवेलेबल है। अब उसके बाद स्ट्रगल ऑफ पावर स्टार्ट। किसको ताकत मिलेगी? नोबेल्स का अगेन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक। यहाँ पे दोस्तों ऐसा था कि फिरोज शाह तुगलक के जो 2 बेटे थे जो एलिजिबल थे, उनका देहांत हो गया। तो अब फिरोज शाह तुगलक ने ना चाहते हुए भी अपने पोते को नॉमिनेट किया कि मेरा पोता जो है, मेरा ग्रैंडसन जो है, जिसका नाम था तुगलक शाह, वो अब से सक्सेसर होगा। उसका नाम था घियासुद्दीन तुगलक। तो जब फिरोज शाह तुगलक की देहांत हुआ उसका, तो उसके बाद घियासुद्दीन तुगलक, ये वो वाले घियासुद्दीन तुगलक नहीं है, घियासुद्दीन तुगलक द्वितीय है। इसने टाइटल लिया था, फिरोज शाह तुगलक का जो पोता था तुगलक शाह, उसने टाइटल लिया था घियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, वो आया। लेकिन दोस्तों ये भी बहुत ही बेकार सुल्तान सिद्ध हुआ, ये अच्छा सुल्तान नहीं था। देखिए आने वाले जितने भी सुल्तान हैं, उन सब ने सुल्तान की पोजीशन को बिल्कुल नीचे गिरा दिया। जितनी भी ताकत थी सबका गलत इस्तेमाल किया। जो वेल्थ थी वो तो वैसे भी बची नहीं थी। तुगलक डायनेस्टी जब कोलैप्स होती है तो बैंकरप्ट हो गई थी, ये बिल्कुल एकदम दिवालिया निकल गया था इसका। और इसकी सबसे बड़ा रीजन था मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी। इतना सारा जो पैसा उसने लुटा दिया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक भी बहुत बड़ा एक्सपेंशनिस्ट नहीं था, और आने वाले सुल्तानों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो जो आने वाले सुल्तान थे, वो फिजिकल प्लेजर्स में, अपनी अय्याशी में मस्त रहते थे, जिसकी वजह से ये एम्पायर जो है वो कोलैप्स किया, और वेल्थ भी ज्यादा इकट्ठी नहीं हो पाई। तो सब के सब इनकेपेबल थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों घियासुद्दीन तुगलक जो था वो पूरी तरीके से अय्याशी में डूब गया। नोबेल्स ने बोला ऐसा चल नहीं पाएगा। हालांकि नोबेल्स भी बहुत बड़े अय्याश थे, वो भी जो सुल्तान करेगा वही नोबेल्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे घियासुद्दीन तुगलक को बदलने का वक्त आ गया, इसको हटा दिया। उसके बाद फिर तुरंत ही अगले 2 साल बाद प्रिंस मोहम्मद को 1390, जो कि बेटा था फिरोज शाह तुगलक का, और जब घियासुद्दीन तुगलक तुगलक शाह जब थ्रोन पे आया था, गद्दी उसने ली थी, तो मोहम्मद शाह जो है वो चाहता था कि वो गद्दी पे बैठे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को पता था कि ये जो उसका बेटा है ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली 1390 में मोहम्मद शाह बैठा। अब इसने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। इसने टाइटल लिया था दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है, नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, ये भी अय्याशी में मस्त, और इधर किंगडम पस्त, ठीक है। हालांकि ये हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया हुआ। अभी हम कोलैप्स के रीजन के बारे में जब जानेंगे तो देखेंगे कि हिंदुओं के खिलाफ क्या पॉलिसी थी। हालांकि मैंने बताया ही है आपको कि जितने भी सुल्तान आए सब के सब इंटॉलरेंट थे। और तुगलक्स के रेन में तो जो कन्वर्जन है हिंदुओं से मुस्लिम का, ये तो बहुत ज्यादा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने तो भर भर के कन्वर्जन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि इसकी हालत खराब हो गई, इसकी तबीयत खराब हो गई, और 1394 में ये मर गया। उसके बाद फाइनल आया सिकंदर शाह दोस्तों, ठीक है, जिसने, हुमायूं नाम था उसका, इसने टाइटल लिया था अलाउद्दीन सिकंदर शाह। उसके बाद ये भी मर गया, और फाइनली दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह आया, जो कि आखिरी रूलर था डायनेस्टी का, ठीक है ना। तो ये चीज थी, इसने फिर रूल किया, और 1413 में फाइनली ये जो डायनेस्टी है ये कोलैप्स कर गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अब जब तक इसने थ्रोन को लिया था, नासिरुद्दीन महमूद शाह ने जब तक अपने थ्रोन को लिया था, तब तक बहुत बड़ी कंडीशन हो गई थी। कोई खास बहुत कंडीशन नहीं थी। एक तो यहाँ पे सारी दौलत जो है तुगलक की वो सब लुट गई थी। वो एकदम कहते ना कि एकदम लुटे पिटे रियासत के राजा, ये यही हो गए थे, ठीक है।
नोबेल्स के पास सारी ताकत थी, नाम का सुल्तान था, असली ताकत जो थी वो नोबेल्स के पास थी। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों तैमूर का भी अब 1398 में इन्वेजन हो गया। तैमूर की बायोग्राफी की बात हम अगले पार्ट में करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर, इस पार्ट में मैं बिल्कुल भी नाम डिस्कशन नहीं करूंगा। तैमूर के हम अगले पार्ट में लेक्चर देखेंगे कि तैमूर का क्या रोल था। और आपको बता दूं कि जब तैमूर ने इन्वेड किया था ना, तो ये दिल्ली छोड़ के ही भाग गए थे। नासिरुद्दीन महमूद शाह ये भाग गए थे दिल्ली छोड़ के। उसके बाद जब तैमूर गया तब वापस आए, दिल्ली को कैप्चर किया और फिर अपना रूल एस्टैब्लिश किया। लेकिन वहां पे भी जो रूल था वो बहुत ज्यादा दिन तक चला नहीं, ठीक है। 1412 में महमूद शाह का फाइनली अंत होता है, देहांत होता है। और उसके बाद एक नई डायनेस्टी आती है, दौलत खान सुल्तान ऑफ दिल्ली चुना जाता है, जो कि एक नोबेल ही था और इसको जमीन मिली थी। अभी हम देखेंगे कि जागीर्स का क्या रोल था इनकी डायनेस्टी को कोलैप्स करने में। तो फाइनली दौलत खान सुल्तान ऑफ दिल्ली 1413 में चुना जाता है और अल्टीमेटली खिज्र खान जो है वो दौलत खान को हरा देता है और खिज्र खान जो है वो बनता है सुल्तान ऑफ दिल्ली सईद डायनेस्टी का पहला रूलर। तो खिज्र खान ने सईद डायनेस्टी को 1414 में फाउंड किया था, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो फाइनली एक नई डायनेस्टी आती है, सईद डायनेस्टी। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ कॉजेस, ये डाउनफॉल हुआ क्यों। देखिए, सबसे पहली बात साउथ इंडिया। देखिए साउथ इंडिया क्या था, साउथ इंडिया यहां पे आप दिल्ली में हैं, अलाउद्दीन खिलजी पहला था जिसने साउथ को इन्वेड किया। यादवाद और देवगिरी और जो 4 बहुत बड़े किंगडम थे वहां पे, उसने उनको हरा दिया। हालांकि पहले रामचंद्र को उसने हराया था और रामचंद्र को जब हराया था तो उसने ढेर सारी दौलत ली थी, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं, और उसने ढेर सारी दौलत ली थी। उसी दौलत के बल पे उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था और उसी दौलत के बल पे उसने रूल एस्टैब्लिश किया था, साउथ उसके अंडर आ गया था। लेकिन वक्त वक्त पे ऐसा था कि साउथ बार बार आजादी ले लेता था। जो जितने भी साउथ में किंगडम थे वो बार बार आजादी ले लेता था। कैसे आजादी ले लेता था, यहाँ पे एग्रीमेंट ये था कि एनुअल ट्रिब्यूट आप देंगे, जैसे ही साल खत्म होगा आप हमको पैसा देंगे। तो ये बार बार बंद किया जाता था। बार बार फिर दिल्ली सल्तनत जो है आर्मी भेजती थी, फिर साउथ अंडर में आता था। लेकिन हम देखते हैं फिरोज शाह का जब अंत हुआ, फिरोज शाह तुगलक का जब अंत हुआ, तब साउथ ने पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस ले लिया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन नहीं था ना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। जब ब्रिटिश आए, रेलवे लाइंस बिछी, तब जाके पूरा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ और 3 प्रेसिडेंसी बनी, जिसमें से एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे बंगाल मद्रास, और तब मद्रास उनके अंडर में आया। तो एक यूनाइट हुआ, यहाँ नॉर्थ और साउथ का संगम हुआ। इससे पहले तो बहुत लोग तो जानते भी नहीं थे कि साउथ में है क्या, ठीक है ना। तो ये जो चीज थी ना, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का गैप, ये बहुत बड़ा कारण था कि तुगलक डायनेस्टी का फॉल हुआ। क्योंकि साउथ के जो रूलर्स थे वो बड़े ताकतवर थे, उन्होंने आजादी ले ली और बोला कि अब हम तुगलकों के अंडर रहेंगे ही नहीं। तो साउथ इंडिया बहुत बड़ा कारण था। दूसरा, वीक सक्सेसर्स। अभी मैंने आपको बताया सत्ता नोबेल्स के हाथ में रहती थी, ठीक, नोबेल्स के हाथ में सत्ता रहती थी। और जब फिरोज शाह का अंत हुआ, इनफैक्ट फिरोज शाह भी नोबेल्स के ही हाथ में रहता था। ऐसा बोला जाता था कि फिरोज शाह देखिए एक्सपेंशनिस्ट तो था नहीं फिरोज शाह तुगलक, ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक बहुत बड़ा एक्सपेंशनिस्ट तो था नहीं। तो जो उलेमास बोलते थे उनकी बातें मानता था, बहुत रिलीजियस था, जो भी वो बोलते थे उन्हीं की पॉलिसी को ये इंप्लीमेंट करता था, ठीक है। अब दूसरी चीज ये थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी उल जलूल पॉलिसीज की वजह से जो सारा खजाना था सरकारी वो खाली कर दिया, ठीक है, सरकारी खजाना बचा नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने भी उसमें सोने पे सुहागा कर दिया। हालांकि तब भी 1388 तक ये एम्पायर बचा रहा, ठीक, लेकिन 1388 के बाद एक जो तख्ता पलट होता है और जो मौतें होती है, डेफिनेटली इसमें पूरी साजिश थी नोबेल्स की, उसकी वजह से ये एम्पायर टिक नहीं पाया। फिरोज शाह तुगलक का भी बहुत बड़ा हाथ था। फिरोज शाह तुगलक की पॉलिसी, कुछ पॉलिसीज तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो डार्क साइड थी फिरोज शाह तुगलक की वो भी कम नहीं थी। स्लेवरी थी यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब स्लेवरी क्या थी, फिरोज शाह तुगलक ने 1.5 लाख से ज्यादा, 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक की नींद में गुलाम थे। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इतने सारे गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के पास, इन गुलामों को पालना भी तो पड़ेगा ना, इनका खर्चा भी देना पड़ेगा। तो इन पे जो खर्चा आता था वो बहुत ज्यादा आता था। दूसरी चीज, जो बार बार इन्वेजन होता था,
जो बार बार एक्सपेंशन होता था, जैसे किसी भी उस समय किंगडम ने आजाद घोषित कर दिया अपने आप को, तो वहां पे फिरोज शाह अपनी आर्मी लेके आता था, उनको हराता था, तो उनके भी स्लेव्स ले आता था, तो इन पे खर्चा बहुत बढ़ने लगा था। तो एक टाइम पे स्लेव्स को जमीन दे दी थी कि तुमको हम छोटी छोटी जमीन दे रहे हैं, अब तुम अपना देखो। लेकिन बाद में यही स्लेव्स जो थे वो जो किंगडम रिबेल करता था इनके साथ, उनके साथ हो गए थे, नोबेल्स के साथ हो गए थे। तो ये जो स्लेवरी सिस्टम है ना, ये बहुत बड़ा कारण था फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के फॉल का। बाद में तो बहुत बड़ा जागीरदारी सिस्टम भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है इसमें। जागीर लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने क्या बोला था? फिरोज शाह तुगलक आपको याद होगा कि ये जागीर देता था, ठीक है। ये जो इसकी स्टैंडिंग आर्मी तो थी नहीं, तो अपने सोल्जर्स को क्या देता था? ये लैंड ग्रांट देता था, ठीक है ना, ये जागीर देता था। तो वो अब आप किसी को जमीन दे रहे हैं, वो जमीन बड़ी भी होती थी, छोटी भी होती थी, स्टेटस के हिसाब से डिपेंड करता था। तो अब जमीन पे पूरी एक सभ्यता बसा लेते थे वो लोग। सभ्यता इन द सेंस कि एक आर्मी खड़ी कर देते थे और उसके बाद वही आर्मी से बाद में सुल्तान को ये प्रॉब्लम करते थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इतने ज्यादा ताकतवर हो गए थे ये जो जागीर होते थे, ठीक है, और जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, इतने ज्यादा एक समय पे ताकतवर हो गए थे कि सुल्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। आर्मी दोस्तों बहुत अच्छी आर्मी नहीं थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय आर्मी का तो बहुत, यहाँ पे मेरिटोक्रेसी ने एस्टैब्लिश कर दी, मेरिटोक्रेसी कह रहे हो, हेरिडिटरी कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर दिया था। मेरिटोक्रेसी को बिल्कुल नकार दिया था। इसका मतलब क्या था कि अगर कोई भी आर्मी में है, उसका बेटा आर्मी में जाएगा। अगर पब्लिक में कोई वाकई में आर्मी में सर्व कर सकता है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी, जो अपर क्लास थी, उसको बहुत ज्यादा ताकत थी। हिंदुओं के खिलाफ पॉलिसी बहुत ही खराब थी फिरोज शाह तुगलक की, बहुत ही इनटॉलरेंट था ये दोस्तों। इसने धार्मिक ग्रंथों को जलाया, ठीक है, उसको बर्बाद किया। इसने मंदिर तोड़वाए, इनफैक्ट ये सभी ने किया, ठीक है। हिंदुओं को आप रूल कर रहे हो, हिंदुओं का भरोसा जीतने की कभी इसने कोशिश की ही नहीं। ये जिस रूलर ने समझने की गलती की है, उसका एम्पायर कोलैप्स किया ही किया है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने मास कन्वर्जन करवाए, जजिया लिया उनसे, और ये भी बोला कि कन्वर्ट हो जाओ तो जजिया नहीं होगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं का भरोसा जीतने की कोशिश की ही नहीं, जिसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक एक बहुत बड़ा कारण बना अपनी डायनेस्टी के फॉल का। उसके बाद दोस्तों बहुत शराब पीता था फिरोज शाह तुगलक। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि फिरोज शाह तुगलक एक बहुत बड़ा कॉज था डाउनफॉल का, ठीक है। इतना ज्यादा शराब पीता था, ये इतना ज्यादा नशे में धुत रहता था कि कहीं भी अगर कैंपेन करने जाता था, वहां पे भी ले जाता था अपने सारी चीजें, ठीक है। तो ये ड्रिंकिंग जो है ना, ये जो ड्रिंकिंग हैबिट है, ये बहुत बड़ा इसका कारण बनी। देखिए दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक ने कंसोलिडेट किया था पूरे एम्पायर को 1320 से 1325। मोहम्मद बिन तुगलक भले ही वो कैसा भी था, लेकिन वो एक्सपैंड करने में कामयाब रहा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक बहुत ही एफिशिएंट कमांडर नहीं था। उसके बाद दोस्तों नोबिलिटी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, इसी में ही कवर हो गया है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि करप्शन बहुत ज्यादा था। ये नोबल्स बहुत करप्ट थे, ठीक है। ये बहुत पैसा लेते थे, और जो जागीर सिस्टम था उससे भी बहुत करप्शन बढ़ा, ठीक है। रेवेन्यू कुछ दिखा रहे हैं, कुछ कलेक्ट हो रहा है, तो ये बहुत घपलेबाजी होती थी, जिसकी वजह से जो सरकारी खजाना था वो जाता रहता था, ठीक है। इसमें दोस्तों एक और चीज है, सरकारी खजाना, मोहम्मद बिन तुगलक की जो सबसे बेकार पॉलिसी बोली जाती है, जो टोकन करेंसी, उसने कॉपर कॉइन को, उसकी जो वैल्यू है वो सिल्वर कॉइन के इक्विवेलेंट कर दी थी, ठीक है। जिसकी वजह से फोर्जिंग होने लगी थी, जाली सिक्के छपने लगे थे, और ये जाली सिक्के मार्केट में सर्कुलेट हो गए थे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया था, ठीक है, और डिवैल्यूएशन हो गया था। तो पूरी करेंसी ही डिवैल्यूएट हो गई थी, करेंसी की वैल्यू ही नहीं बची थी, और सरकारी खजाना यहीं से ही खत्म होना शुरू हो गया था। बाद में इसने बहुत ज्यादा कोशिश की अपने डिसीजन को रिवर्स करने के, लेकिन ये हो नहीं पाया। इन्वेजन ऑफ तैमूर, ये बहुत बड़ा 1398 में जो इन्वेजन हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण था। अब हुआ क्या था दोस्तों कि यहां से भाग गया था ये, ठीक है। उस समय जो मोहम्मद शाह था, जब 1398 में इन्वेजन हुआ तो भाग खड़ा हुआ। तैमूर भैया उस समय बहुत ताकतवर था, अभी मैं अगले पार्ट में बात करूंगा। फिर जब ये गया तो वापस ये दिल्ली आया, इसने कैप्चर किया। लेकिन उस समय एक मल्लू इकबाल करके एक मौलवी थे, उसके हाथ का ये कठपुतली बन गया था, ठीक है ना। जो दिल्ली जीती थी वापस इसने, वो उसी के हेल्प से जीती थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एम्पायर का भी बाइफरकेशन हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब ये रूल कर रहा था, तो एक और बेटा जो फिरोज शाह का था, नसरत शाह, उसने बिल्कुल रिवोल्ट कर दिया कि मुझे भी किंगडम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो दिल्ली में सीट थी और एक फिरोजाबाद में सीट थी, ठीक है। तो एम्पायर का भी बाइफरकेशन हो गया था। फिर दोस्तों सबसे बड़ा कारण
डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर। ये मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों। मालवा, बुंदेलखंड, राजस्थान, बंगाल, गुजरात, खानदेश, साउथ इंडिया, हर किसी ने आजादी ले ली थी, एम्पायर ही पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो अब ये क्यों हुआ था, सीधा सीधा आप डॉट्स कनेक्ट कर लीजिए, वीक सक्सेसर्स की वजह से। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी, इसकी वजह से इस पूरे एम्पायर का डाउनफॉल हुआ और अल्टीमेटली 1414 में सईद साहब खिज़्र खान जो था वो पहला रूलर बना सईद डायनेस्टी का। इसके बाद दोस्तों हम सईद पे बात करेंगे। तैमूर के लेक्चर के बाद हम सीधा सईद पे बात करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगला लेक्चर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो